हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। केवीएस एनवीएस जीके जीके के जो भी प्रश्न आने वाले हैं केवीएस एनवीएस में, इसके लिए हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी जो क्लास 6 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और एनसीईआरटी क्लास 7 का जो जियोग्राफी है वो हमारा क्लास हो चुका है। तो जो आज का क्लास है वो एनसीईआरटी हिस्ट्री से संबंधित होगा दोस्तों। तो क्लास 7 जो हिस्ट्री का है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सब को हमने शामिल करने का प्रयास किया है। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो यहाँ पर जो मेरा चैप्टर बुक है इसका नाम है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 और भाग 1 है ये दोस्तों। यहाँ पर चैप्टर का नाम है नवारंभ नगर और राज्य, यानी नगर और राज्य का जो नवारंभ यानी नई शुरुआत होती है यहाँ पे, क्योंकि जब सिंधु सभ्यता समाप्त होती है तो इसके बाद जो नगर है राज्य है इनकी इसकी एक नई शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्नों को या फिर मैंने डायरेक्ट कुछ कुछ स्लाइड को ले लिया है ताकि वहाँ से बस जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको डिस्कस कर सकें। आप देखेंगे कि सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्र तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में एक नवीन तथा जीवंत नगरीकरण का चरण प्रारंभ हुआ। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुई, समाप्त हो गई, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जब अंत हुआ तो उसी के आसपास में, यानी कि जो नदियां हैं उसके आसपास में नई नई सभ्यताएं विकसित हुई। इसमें दो प्रमुख स्रोत हमारे सामने आते हैं। जो नई नई सभ्यताएं हैं इसमें कुछ पुरातात्विक खनन समय के बारे में पता चलते हैं, कुछ प्राचीन साहित्य के बारे में पता चलते हैं। लेकिन यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बनने वाला है कि नगरीकरण के इस चरण को प्रायः भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। यानी कि क्या है दोस्तों, यानी कि जो प्रथम नगरीकरण है वो हमारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता है, और उसके बाद जो नगर का विकास हुआ, यानी उसके बाद जो नगरी सभ्यताएं या फिर नगर का विकास हुआ उसे भारत का क्या है, इसे द्वितीय नगरीकरण का संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा यही प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भी नगर विकसित हुए उसे द्वितीय नगरीकरण में उसको रखा गया है। यहाँ से फिर हम देखेंगे क्या है प्रश्न कि प्रत्येक कुल, जब द्वितीय नगरीकरण हुआ तो नगरों में क्या हुआ, धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगा। इसके बाद जो उसमें कुल के लोग, कुछ वंश जाति के लोग भूभाग में आपस में जड़ने रहने लगे। तो जब कुल वंश जाति के नियत भूभाग से जब आपस में जुड़ गया तो वहीं से जनपद का विकास होता है। वहीं से दोस्तों क्या शुरू हुआ, जनपद का विकास हुआ। और जनपद जनपद में क्या होगा, जनपद का अर्थ है जहाँ जन ने अपने पद रखे हो, यानी जहाँ जनपद यानी जन मतलब लोग जहाँ पे अपने रहते हों उसे जनपद कहा गया। तो यानी जब नगरों का विकास हुआ, नगरों से धीरे धीरे फिर जनपद का विकास हुआ। आगे फिर देखेंगे हम यहाँ पे क्या है, और फिर जनपद क्या हुआ दोस्तों, तो राजकीय इकाइयों में परिवर्तित हो गए। यानी जो जनपद है वो धीरे धीरे बड़े इकाइयों में बदल गए और फिर वो क्या बन गए, धीरे धीरे फिर वो महाजनपद बन गए। ठीक है दोस्तों, तो जनपद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मिलकर बड़ा होकर वो महाजनपद का विकास हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो फिर महाजनपद है, तो जो महाजनपदों की सूची में हमको कितने, जैसे हम लोग पढ़े ना बौद्ध धर्म के जो अंगुत्तर निकाय है उसमें महाजनपदों की 16 यानी 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक मेरा बैकग्राउंड है हिस्ट्री का एक तरह से, यहाँ से कुछ प्रश्न हो भी सकते हैं। तो एक बैकग्राउंड है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यानी कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि जो 16 महाजनपद है इसका विकास हो चुका है। अब शुरू करते हैं हम। इन नवीन राजकीय इकाइयों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे, यानी जो हम लोग पढ़े हैं कि जो जनपद हैं फिर महाजनपद हैं, इसी तरह जब धीरे धीरे डेवलप होने लगा तो इसमें जो महाजनपद बने, इसमें जो सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली थे वो है मगध, कौशल, वत्स और अवंती, यानी ये चार हैं। आप देखेंगे आप कि इन नवीन राजकीय इकाइयों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे, यानी 16 जो थे, 16 में केवल 4 ही क्या थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, जिनमें मगध है। इन चारों का हमें नाम याद रखना है क्योंकि प्रश्न में चारों में से कौन है या फिर कौन नहीं है, सो जो सबसे शक्तिशाली है, इस तरह से भी प्रश्न शामिल हो सकता है। तो दोस्तों मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये जो चारों महाजनपद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी फिर बहुत ही शक्तिशाली महाजनपदों में से एक है। प्रारंभिक लोकतांत्रिक परंपराएं, प्रत्येक महाजनपद में एक सभा या परिषद होती थी, यानी जो महाजनपद है उसमें क्या होती थी, सभा या परिषद होती थी, जिसे सभा या समिति कहा जाता था। हम लोग पढ़े हैं कि ऋग्वेद में जो सभा या समिति का जिक्र किया गया है वो महाजनपद से संबंधित है। तो प्रत्येक जो महाजनपद होती थी यहाँ पर सभा या फिर समिति होते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा आता है प्रश्न, अवंती वर्तमान भारत के किस प्रदेश का भाग था। अवंती यानी हम बात करें कि जो अवंती है
अवंती जो है वो वर्तमान भारत के किस प्रदेश का भाग था, यानी कि अवंती किस क्षेत्र का हिस्सा था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ और भी जगहों का नाम दिया गया है, कुछ और महाजनपद के नाम दिए गए, जैसे मगध, जो मगध था वो वर्तमान बिहार में स्थित था। तो मगध का संबंध किससे है, बिहार से है। कौशल की अगर बात करें तो वर्तमान उत्तर प्रदेश का भाग था, यानी जो कौशल है वो वर्तमान उत्तर प्रदेश का भाग था, तथा अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग, यानी अवंती जो है ये क्या है, मध्य प्रदेश का भाग था दोस्तों। अगर कौशल की बात करें तो कौशल उत्तर प्रदेश का भाग था, और जो यहाँ पर मगध है, मगध जो है वर्तमान बिहार का हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे भी प्रश्न हमें याद रखने हैं। हालांकि यहाँ पे लिखा है कि दो महाजनपद वज्जी, वज्जी जिसे वृज्जी भी कहते हैं, एवं सीमावर्ती राज्य मल्ल, यानी कि मल्ल और वज्जी, यानी कि जो भी महाजनपद थे वहाँ पे सब में राजतंत्री व्यवस्था थी। क्या क्या थी दोस्तों, राजतंत्री, यानी कि जो जितने 16 महाजनपद थे उनमें अधिकतर जितने भी महाजनपद हैं उसमें राजतंत्री व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन उनमें से जो दो महाजनपद है इसमें से एक का नाम आता है वज्जी और दूसरे का नाम है मल्ल। ठीक है, तो इस महाजनपद में राजतंत्र नहीं था दोस्तों, यहाँ पर क्या था, गढ़ अथवा संघ के रूप में कार्य करते थे। यानी वज्जी और जो मल्ल हैं ये गढ़ राज्य थे, ये राजतंत्र नहीं थे बल्कि ये गढ़ राज्य थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा गया है क्या, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाजनपद यानी वज्जी और मल्ल को प्रायः प्रारंभिक गढ़ राज्य कहा गया है। तो अगर हम प्रारंभिक गढ़ राज्य की बात करें तो उसमें हमारा होगा वज्जी और मल्ल, यानी वज्जी और मल्ल जो ये दो मुख्य महाजनपद हैं दोस्तों, ये क्या है, ये प्रारंभिक गणराज्य माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रारंभिक गणराज्य की बात करें तो यहाँ पर वज्जी और मल्ल हो जाएगा, और बाकी जो महाजनपद थे उसमें क्या था, उसमें राजतंत्री व्यवस्था थी। 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद में राजतंत्री प्रणाली नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने जो ऊपर स्लाइड देखा है इसमें क्या था, किसमें राजतंत्री प्रणाली नहीं थी, तो वज्जी और मल्ल, वज्जी और मल्ल में राजतंत्री नहीं बल्कि गणतंत्री, यहाँ पर गणतंत्र था दोस्तों। गणतंत्र मतलब एक तरह जैसे अभी वर्तमान में समय में चल रहा है गणतंत्र, यहाँ पर ये जो प्रणाली डेवलप थी। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा दोनों हो जाएगा। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, आप देखेंगे यहाँ पर ये केवल फिगर ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक प्रश्न भी शामिल है। यहाँ पर एक प्रश्न छुपा हुआ है कि वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो जो वत्स है यानी वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये भी याद रखना है कि वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है, कौशाम्बी है। आगे प्रश्न है हमारा, भारत में प्रारंभिक सिक्के डैश धातु के बने होते थे, यानी भारत में जो सिक्के यानी प्रारंभ समय में जो भारत में सिक्के ढाले गए या सिक्के जो बनाए गए वो किसके बने होते थे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि भारत के प्रारंभिक सिक्के चांदी के बने होते थे। जो भारत में प्रारंभिक सिक्के थे वो किसके बने दोस्तों, चांदी के बने होते थे, जो एक नरम धातु है। इनमें प्रतीकों या चिन्हों को आहत करके बनाया जाता था, इसलिए इसे आहत सिक्के भी कहा जाता है। तो जो प्रारंभिक सिक्के हैं वो किससे बने हैं, चांदी के बने हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर ये भी प्रश्न में आ सकता है कि जो आहत सिक्के हैं वो किसके बने होते थे, चांदी के बने होते थे। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर चांदी हो जाएगा। जो प्रारंभिक सिक्के हैं वो चांदी के बने हैं और इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। तो हमें ये दोनों या आहत सिक्कों के बारे में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि जो हमारे प्राचीन काल में या फिर प्राचीन समय में जो भारत में सिक्के बनाए जाते थे उन्हें किन सिक्कों के नाम से जाना जाता है, तो उन्हें आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। भारतीय समाज कितने प्रकार की व्यवस्थाओं में संगठित था। जो भारतीय समाज था प्राचीन काल में, प्राचीन समय में, वो कितने प्रकार के समाज में संगठित था, तो भारतीय समाज 2 प्रकार की व्यवस्थाओं में संगठित था। जो भारतीय समाज था वो 2 प्रकार था, एक था जाति और दूसरा था वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो जो भारतीय समाज थे वो दो व्यवस्थाओं में यानी 2 प्रकार की व्यवस्थाओं में संगठित था। पहला वर्ग था जाति, यानी जाति मतलब जाति संबंधित जो भी होते हैं, तो पहला जाति दूसरा वर्ण, यानी दो व्यवस्थाओं या 2 ग्रुप में हमारा जो 2 समूह में संगठित था। भारतीय वैदिक ग्रंथों में वर्ण कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो अभी हम लोगों ने जो पिछले प्रश्न में पढ़ा है क्या, वर्ण पढ़ा है और जाति पढ़ा है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो जाति है, जाति के कितने प्रकार, वर्ण जाति ने दोस्तों, यहाँ पे वर्ण के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो वर्ण हम लोग
देखते हैं कि जो वैदिक ग्रंथ है वर्ण उसमें जो चार चार प्रकार के बताए गए हैं, कौन कौन से दोस्तों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो भारतीय वैदिक ग्रंथों में वर्ण कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो उत्तर हो जाएगा हमारा चार। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। इन सब का वर्णन हमारे वेदों में देखने को मिलता है। अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यानी हम लोग जो अभी कास्ट सिस्टम कहते हैं, तो जो कास्ट शब्द कहाँ से आया है, यानी कास्ट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी शब्द कास्ट आपने सुना होगा, यह पुर्तगाली भाषा के कास्टा से आया है। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या है? ये पुर्तगाली भाषा से आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? जो कास्ट शब्द है ये पुर्तगाली भाषा के पुर्तगाली भाषा से आया है। और किस शब्द से आया है? तो पुर्तगाली भाषा का भी जो शब्द है वो है कास्टा। ठीक है दोस्तों, तो जो कास्ट सिस्टम यानी कास्ट शब्द है, कास्ट शब्द की उत्पत्ति है, वो पुर्तगाली भाषा के कास्टा से आया है। तो उत्तर हमारे यहाँ पुर्तगाली हो जाएगा। अगर शब्द की बात करें तो कास्टा हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको हाईलाइट किया है। वर्ण जाति व्यवस्था, जो वर्ण जाति व्यवस्था किस समय से अत्यधिक कठोर हुई? यानी जो वर्ण और जाति में तो समाज बटा हुआ था, ठीक है दोस्तों, लेकिन जो वर्ण जाति व्यवस्था थी ये कब जाकर एकदम कठोर रूप से इसका पालन किया जाने लगा? तो आप देखेंगे कि वर्ण जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। लेकिन यहाँ पर देखें कि समय के साथ विशेषतः ब्रिटिश शासनकाल में यह अत्यधिक कठोर हो गई। यानी जो वर्ण जाति व्यवस्था थी पहले इसमें ये लचीला था, यानी कोई वर्ण जाति अपने कार्य के अनुसार बदल सकता था, लेकिन विशेषतः ब्रिटिश शासनकाल से यह अत्यधिक कठोर हो गई। यानी जो वर्ण जाति व्यवस्था किस समय से अत्यधिक कठोर हो गई? तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश काल। निम्न में से कौन कलिंग क्षेत्र की राजधानी थी? यानी जो कलिंग क्षेत्र था, कलिंग क्षेत्र की राजधानी कौन थी? तो आप देखेंगे कि शिशुपालगढ़, वर्तमान भुवनेश्वर, उड़ीसा, जो कलिंग क्षेत्र की राजधानी थी, जो कलिंग क्षेत्र की राजधानी थी वो क्या थी? और शिशुपालगढ़। और वर्तमान समय में इसका क्षेत्र कौन सा है? तो वर्तमान भुवनेश्वर, उड़ीसा का ये जो क्षेत्र है ये कलिंग क्षेत्र की दोस्तों राजधानी थी। उत्तर हमारा यहाँ पर शिशुपालगढ़ होगा। शिशुपालगढ़, ये भी देखें यहाँ पर यही है शिशुपालगढ़ का जो दृश्य देखा गया है यहाँ पे। शिशुपालगढ़ आधुनिक भुवनेश्वर, उड़ीसा का एक उपनगर है। और यहाँ पर हमारा एक प्रश्न क्या है कि सबसे पहली बार इसका उत्खनन कब हुआ था? तो 1948 में। 1948 में प्रथम बार उत्खनित, यानी शिशुपालगढ़ जो है इसका उत्खनन सबसे पहली बार कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। भारत के अन्य भागों का विकास, ठीक है दोस्तों, तभी हम लोगों ने पढ़ा जो 16 महाजनपद है वो तो हैं, कुछ संबंधित क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन भारत के और भी जो जगह है उनका विकास कैसे हुआ? तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, संचार मार्ग कुछ विकसित हुए उस समय। इसमें दो मार्ग उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे। यानी उत्तरापथ मार्ग और दक्षिणापथ मार्ग उस समय क्या है, ये भी काफी अच्छे से इसका मतलब क्या हुआ, विकास हुआ। फिर देखेंगे प्रथम मार्ग जो उत्तरापथ मार्ग है हमारा, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से गंगा के मैदानों और वहां से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता था। तो ये भी प्रश्न में हमको याद रखना है कि जो उत्तरापथ मार्ग है वो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से लेकर मैदानों और वहां से पूर्वोत्तर भारत, यानी उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर भारत को जो जोड़ता था वो कौन था? ये उत्तरापथ मार्ग था। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा दक्षिणापथ मार्ग है ये कौशाम्बी प्रयागराज से, यानी ये कहाँ से, पहला जो था वो उत्तर पश्चिम से शुरू होता है और पूर्वोत्तर भारत यानी जो उत्तरापथ है वो उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक जाता है। और दूसरा जो दक्षिणापथ मार्ग है वो कौशाम्बी से शुरू होता है। कौशाम्बी जो उस समय महाजनपदों में से एक राजधानी थी, वहां से प्रारंभ होकर विंध्य पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए दक्षिण भारत की ओर जाता था। तो ये भी प्रश्न में आ सकता है कि जो विंध्य पर्वत दक्षिण श्रृंखला को कौन सा पथ पार करता था? तो वो दक्षिणापथ पार करता था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई दक्षिणापथ की? कौशाम्बी से हुई है दोस्तों। और ये कहाँ? दक्षिण भारत की ओर जाता था, क्योंकि इसका नाम है दक्षिणापथ। तो कौशाम्बी से लेकर विंध्य पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए दक्षिण भारत की तरफ जाता था दक्षिणापथ मार्ग। और जो उत्तरापथ मार्ग था वो उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता था। तो यहाँ पर दो मार्ग हैं, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। चोल चेर पांड्य का उदय, यहाँ पर उदय भारत के किस क्षेत्र में हुआ? ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसी कालखंड में दक्षिण भारत में, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि दक्षिण भारत में तीन प्रमुख राज्य चोल चेर और पांड्य का उदय हुआ। तो जो चोल चेर पांड्य थे इनका उदय कहाँ हुआ था? इनका उदय हुआ था
दक्षिण भारत में। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा भारत है यहाँ पर, दक्षिण भारत, उत्तर हमारा दक्षिण भारत हो जाएगा। साम्राज्य का उदय, हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है यहाँ पर। एम्पायर शब्द की उत्पत्ति डैश शब्द से हुई है। एम्पायर, जो एम्पायर शब्द है ये किससे बना है, इम्पेरिया, इम्पोरियम, इम्पेरियम और एम्पेरियम। तो एम्पायर साम्राज्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। सबसे पहला हमारा प्रश्न यहाँ बनेगा कि क्या है, ये लैटिन भाषा से बना हुआ है, कौन सा, एम्पायर। और ये इम्पेरियम, इम्पेरियम यानी लैटिन भाषा के इम्पेरियम शब्द से बना हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तर इम्पेरियम, यानी जो एम्पायर है वो लैटिन भाषा के इम्पेरियम शब्द से बना हुआ है। व्यापारियों, शिल्पकारों, साहूकारों तथा कृषकों के द्वारा किस संगठन का निर्माण किया गया था। यानी जो व्यापारी, शिल्पकार, साहूकार, जैसे अभी यहाँ पर जो लेबर यूनियन ये सब बनाए जाते हैं, उस समय जो व्यापारी, शिल्पकार, साहूकार, जो कृषक थे, उन्होंने भी अपने अपने व्यवस्था को सब कुछ संगठित रखने के लिए उन्होंने भी एक संगठन का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, तो वो संगठन किस नाम से जानी जाती थी, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, सामूहिक कार्य करना अधिक लाभकारी, यानी सभी लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने सामूहिक रूप से कार्य करेंगे, इसके लिए उन्होंने श्रेणियों या फिर गिल्ड्स का विकास हुआ। इन्होंने श्रेणियों या फिर गिल्ड्स नाम का जो संगठन था उसका विकास किया गया। तो इसे श्रेणी और गिल्ड्स कहते हैं। श्रेणी जो हिंदी का शब्द है और जो गिल्ड्स है ये अंग्रेजी का शब्द है। तो ये दोनों ही उत्तर हमारे यहाँ पर होंगे। यानी जो प्राचीन व्यापारी, शिल्पकार, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि श्रेणी या फिर गिल्ड्स क्या है। जो श्रेणी है या फिर गिल्ड्स क्या है, वो व्यापारी, शिल्पकार, साहूकार तथा कृषकों द्वारा जो संगठन बनाया गया था उसे गिल्ड्स या फिर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर श्रेणी या फिर गिल्ड्स हो जाएगा। भारत में प्रथम साम्राज्य की नींव का आधार डैश महाजनपद से हुई। भारत के प्रथम साम्राज्य, भारत का जो प्रथम साम्राज्य है, यानी कि जो सारे महाजनपद थे, लेकिन साम्राज्य जब बनना स्टार्ट हुआ तो इसके नींव का आधार, यानी जो सबसे पहला साम्राज्य है वो किससे शुरू होती है, मगध, अवंती, कोसल और वज्जी। तो यहाँ पर जो मगध है, मगध का क्या है, मगध ने क्या है, जो वहाँ के राजा थे वो अगल बगल के कई सारे क्षेत्रों को आपस में मिला लेते हैं। फिर यहाँ पर बनता है कि विलय कर भारत के प्रथम साम्राज्य की नींव का आधार बना। यानी जो मगध है, मगध ही क्या हुआ, मगध क्या है, भारत के प्रथम साम्राज्य की नींव का आधार बनता है। ठीक है, प्रारंभिक शक्तिशाली राजाओं में अजात शत्रु का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो मगध है ये क्या है, प्रथम साम्राज्य की नींव का आधार बना, वो कौन है, मगध। और इसकी अगर हम बात करें तो प्रारंभिक शक्तिशाली राजाओं में किसका नाम उल्लेखनीय है, तो अजात शत्रु, यानी मगध का जो अजात शत्रु थे वो क्या है, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। तो प्रारंभिक राजाओं की अगर बात करें जो शक्तिशाली थे उनका नाम है अजात शत्रु, और जो नींव आधार पड़ा इसका ये मगध साम्राज्य से ही पड़ता है। मगध को, हाँ देखिए यहाँ पर हमने प्रश्न को शामिल भी किया है, मगध को शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय डैश को जाता है। यानी जो मगध है वो शक्तिशाली, यानी एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में स्थापित किसके द्वारा किया गया था, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मगध को शक्तिशाली के रूप में स्थापित करने वाले जो राजा थे वो थे अजात शत्रु। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। भगवान बुद्ध और महावीर मगध के किस शासक के समकालीन थे। जो भगवान बुद्ध थे और महावीर थे ये मगध के किस शासक के समकालीन थे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि विश्व के दो महान धार्मिक व्यक्तित्व सिद्धार्थ गौतम जो आगे चलकर बुद्ध तथा वर्धमान महावीर नाम प्रसिद्ध हुए, दोनों मगध सम्राट अजात शत्रु के समकालीन थे। यानी भगवान बुद्ध और जो भगवान महावीर थे ये दोनों ही लोग किसके समकालीन थे, अजात शत्रु के समकालीन थे। उत्तर हमारा यहाँ पर अजात शत्रु होगा। मगध साम्राज्य के विस्तार में किस धातु का सर्वाधिक योगदान रहा। यानी जो मगध साम्राज्य है वो काफ़ी फला फूला, तो उसमें जैसे कुछ उनके जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं इसमें खनिजों का योगदान होता है। तो मगध साम्राज्य में जो प्रमुख रूप से खनिज था वो था लौह धातु। ठीक है दोस्तों, जो लौह धातु है उसका उपयोग करके उन्होंने कृषि उपकरण बनाए, यानी बहुत सारी चीज़ों को उनको लौह बनाए। लौह अयस्क एवं अन्य खनिज संसाधन मगध साम्राज्य के विस्तार में अत्यंत सहायक रहा। अन्य खनिज संसाधन भी थे लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख था, यानी मगध साम्राज्य के विस्तार में, यानी मगध साम्राज्य के उत्थान में जो प्रमुख योगदान देने वाला खनिज था वो था लोहा। ठीक है दोस्तों, तो जो लौह अयस्क है ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा। मगध में नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। यानी नंद वंश का जो स्थापक था, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग महापद्म नंद मगध में प्रमुखता से उभरे और उन्होंने नंद वंश की स्थापना की। तो मगध में जो नंद वंश का संस्थापक था वो था कौन,
महापद्मनंद। तो उत्तर मगध वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद थे। ठीक है। ग्रीक विवरणों से यह भी ज्ञात होता है कि नंद वंश के पास एक विशाल सेना थी। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीक विवरण में यानी कि ग्रीक विवरण में यह भी बताया गया कि जो नंद वंश है इसमें इनके पास एक विशाल सेना भी थी। तो हमें यहाँ देखना है कि जो नंद वंश का संस्थापक था वो था महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक जो अत्यंत अलोकप्रिय था, यानी नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो बहुत ही अलोकप्रिय था, वो कौन था? धनानंद। जो धनानंद था वो काफी धनवान होने के बावजूद भी बहुत अलोकप्रिय था। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमने यहाँ पर घनानंद लिख दिया है। तो उत्तर जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? घनानंद। यहाँ पर हम कुछ और देखेंगे। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि, यानी जो संस्कृत व्याकरणाचार्य हैं वो कौन है? पाणिनि है दोस्तों। तो अगर संस्कृत पर व्याकरण लिखने वाले संस्कृत पर व्याकरण की रचना किसके द्वारा की गई है? पाणिनि के द्वारा की गई है। इनका जो पुस्तक है वो है अष्टाध्यायी। ठीक है, उन्होंने एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ की रचना की जिसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। ठीक है दोस्तों, अष्टाध्यायी है और उसमें 3,996 सूत्र इन्होंने इसमें संकलित किया है। तो जो संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई है और इनके जो पुस्तक है यानी इनका जो व्याकरण है, व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रमुख रूप से किस वंश का शासन था? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, यानी हर अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग वहाँ पे साम्राज्य हैं, सबका विस्तार हो रहा था। तो उत्तर पश्चिम में किसका जो प्रमुख रूप से वंश था? नंद वंश, मौर्य वंश, पौरव वंश या फिर गुप्त वंश। तो जो ग्रीक वृत्तांतों के अनुसार उन राज्यों में पौरव वंश प्रमुख था। ठीक है दोस्तों, और हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात हो रही है, यानी उसमें उत्तर पश्चिम जो पश्चिम उत्तर भारत था उस समय वहाँ पर पौरव वंश, यानी जब इधर मगध वंश चल रहा था तो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र था वहाँ पर पौरव वंश प्रमुख था। जिसके राजा कौन थे? जिसके राजा पुरु या पोरस थे। तो पौरव वंश उत्तर पश्चिम में काफ़ी डेवलप किया और इसके जो राजा थे ये पुरु या फिर पोरस थे। यहाँ पर देखेंगे हम मैसिडोनिया के एक युवा और शक्तिशाली ग्रीक शासक अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर कहते हैं, सिकंदर महान, ये कहाँ का था? मैसिडोनिया का। ठीक है दोस्तों, मैसिडोनिया का कौन था? अलेक्जेंडर था। और इसने फारसी साम्राज्य के विरुद्ध एक अभियान चलाया था। तो हमें देखना है कि जो अलेक्जेंडर था वो अलेक्जेंडर कहाँ का था? वो मैसिडोनिया का था। फारसी और ग्रीक साम्राज्यों में प्रांतों के शासक डैश होते थे, यानी फारसी और ग्रीक साम्राज्य, यानी फारसी और ग्रीक साम्राज्यों में जो प्रांतों के शासक थे, फारसी और ग्रीक साम्राज्य में जो प्रांत थे उनके जो शासक डैश होते थे, यानी कौन होता था? तो आप देखेंगे कि फारसी और ग्रीक साम्राज्यों में प्रांतों के शासक क्षत्रप थे। ठीक है दोस्तों, क्षत्रप थे जिन्हें सम्राट जैसे अलेक्जेंडर ने सुदूर प्रदेशों के प्रबंधन के लिए पीछे जोड़ दिया था। तो फारसी और ग्रीक साम्राज्यों में प्रांत के जो शासक थे वो दोस्तों कौन थे? वो क्षत्रप थे। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? उत्तर हमारा यहाँ पर क्षत्रप बन जाएगा। अलेक्जेंडर की सेना ने किस नदी की ओर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? अलेक्जेंडर जब अपने भारत विजय अभियान में चल रहा था तो उस समय किस सेना ने क्या है वहां तक पहुंचने के बाद उसने क्या किया कि हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो कौन सी नदी थी? तो देखेंगे कि घर के उन्होंने उनको क्या है घर की याद आई। सैनिकों ने लड़ने की इच्छा खो दी और भारत में गंगा नदी की ओर जाने से इनकार कर दिया। जो अलेक्जेंडर की सेना थी वो गंगा नदी की ओर जाने से उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो उत्तर हमारा क्या होगा? यहाँ पर गंगा नदी हो जाएगा। भारतीय ऋषियों के समूह को ग्रीक भाषा में कहा गया है, यानी जो भारतीय ऋषि थे यानी भारतीय जो ऋषि मुनि थे इनको ग्रीक भाषा में कहा गया? समूह को। हाँ ठीक है दोस्तों, समूह को। तो भारतीय ऋषियों के समूह को ग्रीक भाषा में क्या कहा गया है? क्या है? जिम्नो सोफिस्ट, ये यहाँ जिम्नो सोफिस्ट रहेगा। नग्न दार्शनिक, दार्शनिक या फिर ऋषि आचार्य। तो आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर ने भारतीय ऋषियों के समूह के बारे में सुना था जिन्हें ग्रीक लोग यानी जो ग्रीक लोग हैं, ठीक है दोस्तों, ग्रीक लोग क्या है? ग्रीक लोग जो भारतीय ऋषि थे इनको जिम्नो सोफिस्ट या फिर नग्न दार्शनिक कहते थे। यानी जो भारतीय ऋषि मुनि थे, भारतीय ऋषि थे, उनको ग्रीक भाषा में जिम्नोसोफिस्ट या फिर नग्न दार्शनिक कहा गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर एक और दो दोनों हो जाएगा। इसमें क्या है? ग्रीक शब्द है और नग्न दार्शनिक मतलब उन्होंने इन शब्द का यूज किया है। तो जिम्नोसोफिस्ट और नग्न दार्शनिक ये दोनों ग्रीक भाषा में भारतीय ऋषि मुनि के लिए यूज किया गया है। मगध में मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया?
तो मौर्य वंश का जो संस्थापक थे, हम लोग जानते हैं कि मौर्य समाज की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, और कब? 321 यानी 321 बीसी में। 321 जो बीसी है, इसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध वंश की स्थापना की गई। आगे प्रश्न है हमारा, विष्णुगुप्त किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? विष्णुगुप्त जिन्हें हम चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त कहते हैं, या फिर कौटिल्य भी इन्हें कहा जाता है, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। ये किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो विष्णुगुप्त ने चाणक्य, सबका इनके सारे नाम है यहाँ पर। विश्वविख्यात तक्षशिला वर्तमान तक्षशिला, यानी कि तक्षशिला वर्तमान में से तक्षशिला विश्वविद्यालय कहते हैं। तो जो आज चाणक्य थे वो क्या थे? वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश को अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त ने किससे अपना राजधानी बताया था? तो उन्होंने जब अपने शासन की नींव रखी तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त द्वारा किसको अपनी राजधानी बनाया दोस्तों? तो पाटली यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, ग्रीक इतिहासकार मेगस्थनीज ने अपने किस रचना में भारत की यात्राओं का वर्णन किया है? यानी जो ग्रीक इतिहासकार हैं उन्होंने अपनी किस रचना में भारत के इतिहास का वर्णन किया है? तो उन्होंने जो मेगस्थनीज है, इनकी रचना क्या है? इंडिका। मेगस्थनीज की जो रचना है वो है इंडिका। ठीक है दोस्तों, तो इंडिका में इन्होंने बहुत सारे भारत संबंधित विवरण प्रस्तुत किए हैं, और ये भारतीय इतिहास का एक मुख्य स्रोत भी माना जाता है। तो जो मेगस्थनीज है, इनकी जो रचना है वो कौन है? इंडिका। यहाँ पर कौटिल्य, अगर कौटिल्य की बात करें तो एक है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत, ये जो राज प्रशासन थे दोस्तों, तो राज प्रशासन चलाने के लिए कुछ नियमों को इन्होंने बताया था। तो इन्होंने जो कौटिल्य के द्वारा दिया गया है, क्या कौटिल्य के द्वारा दिया गया है सप्तांग सिद्धांत, जिसमें 7 चीजें, यानी 1 2 यहाँ पे 7 चीजें हैं। ये सातों चीजें क्या है? राज्य प्रशासन को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो इसलिए अगर प्रश्न में अगर आता है कि सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी कौटिल्य के द्वारा ही दिया गया है। आगे प्रश्न है हमारा, मौर्य वंशी राजा डैश का प्रशासनिक और धार्मिक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों को श्रेय दिया जाता है। यानी मौर्य वंशी राजा, यानी मौर्य वंश के जो राजा थे जिनको प्रशासनिक और धार्मिक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों का श्रेय दिया जाता है। यानी वो धार्मिक और प्रशासनिक दृष्टि से कौन मौर्य वंशी राजा बहुत ही महत्वपूर्ण थे? तो उसमें उनका नाम आता है अशोक। जो राजा अशोक थे, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? चंद्रगुप्त के पौत्र। जो अशोक थे वो चंद्रगुप्त के पौत्र थे। प्रशासनिक और धार्मिक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए इनको श्रेय दिया जाता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, और धार्मिक और प्रशासनिक दृष्टि से इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। विस्तारित अशोक के द्वारा विस्तारित मौर्य साम्राज्य में भारत का कौन सा भूभाग शामिल नहीं था? यानी अशोक ने क्या किया? अशोक ने अपने साम्राज्य का काफी दूर तक विस्तार किया था, लेकिन कौन सा इसमें जो क्षेत्र था उनके साम्राज्य में शामिल नहीं था दोस्तों? तो कौन दोस्तों है? दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी 2 पर हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए? उत्तरी होना चाहिए यहाँ पर। यानी इनमें से कौन जो है उनके भूभाग में शामिल नहीं था? तो उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग को छोड़कर संपूर्ण भूभाग में विस्तृत किया। यानी इनका जो क्षेत्र था वो दक्षिणी भाग को छोड़कर, यानी दक्षिणी भाग को छोड़कर इनका साम्राज्य काफी दूर तक विस्तृत रहा, लेकिन दक्षिणी भाग में इनका साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सका था। अशोक को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वीर अशोक, महायोद्धा, महान संचारक, या फिर कोई नहीं। तो अशोक को आप देखेंगे कि अशोक को महान संचारक भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने जो बौद्ध धर्म थे इसके इन्होंने बहुत सारे प्रचार प्रसार करवाए थे, इसलिए इनको विद्वान क्या कहते हैं? अशोक को महान संचारक के नाम से भी जाना जाता है। अशोक द्वारा उत्कीर्ण शिलालेखों की भाषा क्या थी? यानी अशोक द्वारा उत्कीर्ण जो शिलालेख थे उनकी भाषा क्या थी? तो आप देखेंगे कि अधिकांश शिलालेख भारत के कई भागों में लोकप्रिय प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण थे। ठीक है दोस्तों, यानी जो अशोक के शिलालेख थे वो किस भाषा में लिखे गए हैं? वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और ये इनकी लिपि क्या थी? ये जो भाषा है यहाँ पे प्राकृत भाषा है, जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। यानी जो अशोक के शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में या फिर ब्राह्मी लिपि में वर्णित हैं। ठीक है, तो उत्तर हमारा यहाँ पर प्राकृत हो जाएगा। अगर लिपि की बात करेगा तो लिपि क्या हो जाएगा दोस्तों? लिपि ब्राह्मी हो जाएगा। अशोक ने
शिलालेख में अपने आप को डैश कहा, यानी अशोक के जो खुद के शिलालेख हैं अशोक ने अपने आप को उसमें किस नाम से अपना उपाधि दी है उसमें। तो अशोक के जो शिलालेख है उसने स्वयं को, यानी किसी और ने इनको देवनाम प्रिय या फिर देवनाम प्रियदर्शी नहीं कहा, इन्होंने खुद को, जो अशोक थे उन्होंने खुद को क्या है, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी या फिर देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, यानी दोनों, अशोक ने खुद को अपने शिलालेखों में देव नाम प्रिय प्रियदर्शी या फिर देव नाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से अपने आप को उपाधि प्रदान की है। प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में प्रथम राजा थे, यानी प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो कार्य करने वाले प्रथम राजा थे वही कौन थे, अशोक थे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने प्रकृति संबंधित पेड़ों को लगवाया, यानी फिर जानवरों को जो हत्या थी उस पर रोक लगाया। तो ये लिखा है यहाँ पर क्या कि सम्राट अशोक प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में इस प्रकार के प्रथम राजा थे। ठीक है दोस्तों, तो प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण के संबंधित जो कार्य करने वाले प्रथम राजा थे वो थे कौन, अशोक। तो उत्तर हमारा यहाँ पर अशोक हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे धर्म, प्राकृत में धम्म कहते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो धम्म शब्द है, जो धम्म शब्द है ये प्राकृत भाषा का शब्द है, जिसे हम संस्कृत में क्या है, हम इसे धर्म कहते हैं, लेकिन धम्म जो शब्द है ये प्राकृत भाषा का शब्द है। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण, सौ गौरा ताम्रपत्र अभिलेख जो तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो सौ गौरा ताम्रपत्र अभिलेख की यहाँ बात की गई दोस्तों, ये कौन है, ये सौ गौरा ताम्रपत्र अभिलेख है। ठीक है, ये एक प्राचीन अभिलेखों में से एक है। उत्तर प्रदेश के सौ गौरा, तो ये मिला कहाँ से है, उत्तर प्रदेश के सौ गौरा। तो ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के सौ गौरा में खोजे गए इस अभिलेख पर प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, यानी सौ गौरा अभिलेख जो उत्तर प्रदेश में मिला है इसकी भाषा क्या है, प्राकृत भाषा है। और लिपि हम लोग पढ़ा कि जो प्राकृत भाषा है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, अभी अशोक के बारे में हम लोग पढ़ा है। तो ये उत्तर प्रदेश से मिला है सौ गौरा अभिलेख, हमें याद रखना है प्राकृत भाषा में लिखा गया है, फिर ब्राह्मी लिपि में इसकी रचना की गई है। यह माना जाता है कि इसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जारी किया गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो सौ गौरा अभिलेख है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जारी किया गया था। इस अभिलेख में दुर्भिक्ष से राहत एवं बचाव हेतु एक अन्नागार की स्थापना का उल्लेख है। सारे ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इसलिए हमने इसके पूरे स्लाइड को ही शामिल कर लिया है। तो इसमें दुर्भिक्ष से राहत के लिए बात की गई है और अन्नागार की स्थापना की बात की गई। तो ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्या कि जो 100 गौरा ताम्रपत्र अभिलेख है ये हो गया जो उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा या फिर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसको जारी किया गया। और इसमें जो वर्णन है वो दुर्भिक्ष से राहत एवं बचाव हेतु एक अन्नागार की स्थापना का उल्लेख किया गया है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण बातें अभी की गई हैं ये सारे 100 गौरा अभिलेख से संबंधित हैं। तो इसमें से कोई भी प्रश्न शामिल हो सकता है। आगे प्रश्न है हमारा, यहाँ पर भी देखेंगे हम, जो यहाँ पर देखेंगे अशोक का जो शीर्ष स्तंभ हम लोग पढ़ते हैं, इसका शीर्ष भाग अशोक द्वारा वाराणसी के पास सारनाथ में बनवाया गया था। यानी जो भारत का भी प्रतीक चिन्ह है, यानी इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसका निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था। और कहाँ पर, सारनाथ में करवाया गया था। और सारनाथ कौन सा स्थान है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और जब इनका जो पहला प्रवचन है, पहला उपदेश जिसे कह सकते हैं, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। यानी भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश है उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो स्तंभ है, इसमें स्तंभ में ऊपर तो क्या देख रहे हैं, ऊपर आप देख रहे हैं जो शेर हैं चारों चार मुख वाले ये हैं। इसके साथ साथ इसमें शक्तिशाली पशु हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह, ये प्रश्न में एक बार का पूछा गया है कि इन चारों में से किन्हीं तीन का या फिर किसी का नाम देगा, या फिर ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से जो अशोक स्तंभ में नहीं है, कौन से जानवर इसमें नहीं है। तो हाथी है, बैल है, घोड़ा और सिंह है। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों जानवरों के नाम भी हमें याद रखने हैं। आगे प्रश्न है, यहाँ पर भी हम ले लिए हैं क्या, स्लाइड को ही ले लिए हैं दोस्तों। स्लाइड में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसलिए हमने स्लाइड को शामिल करना अच्छा समझा। अशोक, ये भी अशोक है जो सांची का स्तूप है। ये क्या है दोस्तों, ये सांची का महान स्तूप, सांची का स्तूप है। ये भी भारतीय वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। अशोक ने ध्यान, आराधना और अध्ययन के लिए ऐसे कई स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए थे। तो ये इसका यहाँ पर उत्तर क्या होगा, यानी जो सांची का स्तूप है
ये किसके द्वारा निर्मित कराया गया है? तो सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया। तो ये भी प्रश्न में आ सकता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो अशोक के द्वारा कराया गया है। यहाँ पर भी शामिल है हमारा क्या, ये हमने स्लाइड को लिया हुआ है। क्या आप देखेंगे कि ये आदर्श वाक्य, अच्छा जो सत्यमेव जयते यानी जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, इसमें सत्यमेव जयते जो शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? हमारे मुंडक उपनिषद से लिया गया, यानी मुंडकोपनिषद जो हम लोग पढ़ते हैं, जो सत्यमेव जयते शब्द राष्ट्रीय चिन्ह में लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये भी हम लोग तो इसको सत्यमेव जयते पढ़ते हैं, लेकिन इसको जो पूरी तरह से क्या पढ़ते हैं, इसका जो पूरा वाक्य है सत्यमेव जयते नान ऋतम। ठीक है दोस्तों, तो सत्यमेव जयते नान ऋतम, इसको पूरी तरह से पढ़ते हैं। सत्य की ही सदा जीत होती है, असत्य की नहीं, ये इसका पूरा अर्थ है। स्तूप के चारों ओर के पथ को डैश कहा जाता है, यानी स्तूप, यानी जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्तूप हो गया, इसके चारों ओर जो रास्ते बनते हैं यानी जो पथ बनते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो स्तूप के चारों ओर जो रास्ते यानी पथ बनते हैं, उसे हम प्रदक्षिणा कहते हैं दोस्तों। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रदक्षिणा हो जाएगा। पुनर्गठन का काल, आगे चलते हैं हम लोग। मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या डैश के द्वारा की गई, यानी जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, इनकी हत्या किसके द्वारा की गई? तो सेनापति, इन्हीं के सेनापति था कौन? पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, उनकी हत्या क्या है? आप देखेंगे अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन यह स्वीकार किया जाता है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या लगभग 185 जो ईसा पूर्व है, इसमें उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई। तो उत्तर यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है, भारत क्या लिखा है यहाँ पर कि उपमहाद्वीप में स्थित राजवंश, यानी उपमहाद्वीप के अंदर जो राजवंश स्थित हैं वो कौन कौन है? शुंग, चेदी, सातवाहन, चोल, चेर और पांडे। हमें ध्यान रखना है कि कौन उपमहाद्वीप में स्थित राजवंश है और उपमहाद्वीप के बाहर के जो राजवंश। प्रश्न में जैसे 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ सकता है कि कौन से इसमें निम्न से भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के राजवंश है, या फिर निम्न में से कौन से भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर के जो राजवंश है उन्हें। जो अंदर के राज्य हैं उसमें इंडो ग्रीक है, शक है और कुषाण। ठीक है दोस्तों, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के राजवंश हैं। और अंदर की बात करें तो शुंग, चेदी, सातवाहन, चोल, चेर और पांडे हैं। तो इनका नाम हमें याद रखना है, जैसे प्रश्न हमने बताया है ऐसे प्रश्न इसको पूछा जा सकता है। शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे, उनकी हत्या करने वाला कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। उनकी हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने क्या है? शुंग राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। भरहुत स्तूप का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था? जो भरहुत स्तूप है, भरहुत स्तूप जो उस समय के जो कला का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर ही नमूना है। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे पहला तो ये हो गया कि जो भरहुत स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये शुंगकालीन यानी शुंगकालीन कला का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये शुंग वंश का जो कला है ये अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शुंग काल में इसका निर्माण कराया गया था और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। किंतु शुंगो, फिर लिखा है कि संभवतः इसका मूल निर्माण सम्राट अशोक के काल में हुआ था। यानी इसका जो मूल निर्माण यानी मुख्य रूप से इसका जो निर्माण है, माना जाता है ऐसा कि अशोक के शासन काल में हुआ था, किंतु सिंगों ने इसे अत्यंत सुंदर वेदिकाएं तथा महात्मा बुद्ध के जीवन की कथाओं को दर्शाते हुए उत्कीर्ण शिल्प जोड़े, यानी उसको डेकोरेशन का काम, उसको यानी जीर्णोद्धार यानी अच्छा उसको बनाने का काम मुख्य रूप से शुंग वंश के द्वारा किया गया था। इसलिए हम उत्तर हमारे यहाँ पर शुंग वंशी हो जाएगा। सातवाहन वंश को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सीधा सा हमारा बस उत्तर है कि जो सातवाहन, इसे हम कभी कभी आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। तो जो आंध्र हैं ये सातवाहन है, जो सातवाहन को ही आंध्र के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर आंध्र हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर ये और भी प्रश्न है कि अमरावती और प्रतिष्ठान विशेष रूप से प्रसिद्ध थी, यानी इनकी जो राजधानी थी, तो इनकी जो राजधानी थी वो अमरावती और प्रतिष्ठान, ठीक है, विशेष रूप से प्रसिद्ध यानी पैठन थी। यानी कि क्या थी इनकी राजधानी? अमरावती और प्रतिष्ठान थी। जो विशेष रूप से प्रसिद्ध थी, इनकी राजधानी क्या थी? पैठन। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो राजधानी यहाँ पर अमरावती और प्रतिष्ठान थी, लेकिन जो विशेष रूप से प्रसिद्ध थी वो क्या? प्रतिष्ठान या पैठन। इस प्रतिष्ठान को ही पैठन कहते हैं दोस्तों। तो अमरावती और प्रतिष्ठान इनकी मुख्य राजधानी थी, किसकी? आंध्र सातवाहनों की।
यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि सातवाहन सिक्के पर अंकित दो मस्तूल वाली समुद्री जहाज का छवि, यानी जो किसके यानी किनके द्वारा जारी जो सिक्के जारी किए गए थे उस पर जहाजों जहाजों की आकृति को उकेरा गया है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि किन किन वंश के राजाओं के यानी किस वंश के राजाओं के द्वारा जो जारी सिक्के थे उसमें क्या है, मस्तूल यानी समुद्री जहाज की छवि उकेरे गए हैं। तो उत्तर हमारा वहां पर सातवाहन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी सातवाहन द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें दो मस्तूल वाले समुद्री जहाज की छवि भी उसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यहाँ पर एक है पुणे के पास नाने घाट गुफाएं, जो एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग के निकट है। इसका उपयोग व्यापार और पथ इस सब के लिए किया जाता था। तो हमें यहाँ मुख्य रखिए जो नाने घाट की गुफाएं हैं, ठीक है दोस्तों, नाने घाट जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है, पुणे में स्थित है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि नाने घाट गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, पुणे में स्थित हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, सातवाहन काल में जनजीवन यानी कि जो आंध्र सातवाहन के जो राजा थे उनके उनके जो राजाओं का नामकरण होता था, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम उनकी माता गौतमी बलश्री के नाम पर रखा गया है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी यानी उनके जो माता राजा थे उनके राजाओं के नाम में उनके माता का भी नाम जोड़ा जाता था। तो यहाँ पर हमारा एक उत्तर मिल जाएगा कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम गौतमी बलश्री था। तो गौतमी जो पुत्र सातकर्णी थे ये भी क्या है, सातवाहन के एक प्रमुख राजा थे। ठीक है दोस्तों, इनकी माता का नाम गौतमी बलश्री था। फिर हम देखेंगे कि नासिक में एक महत्वपूर्ण शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे उन्होंने, जो राज्य में उनके प्रभाव को दर्शाता है। तो जो नासिक का एक महत्वपूर्ण शिलालेख है ये भी क्या है, सातवाहन काल का है और गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा इसका उल्लेख कराया गया है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे कि सातवाहन कालीन सिक्का जिसमें ब्राह्मी लिपि में गौतमी पुत्र राजा सातकर्णी लेख उत्कीर्ण है। सातवाहन शासक डैश के उपासक थे, यानी जो सातवाहन शासक थे आंध्र सातवाहन थे वो किसकी उपासना करते थे, किसके उपासक थे, जो सातवाहन थे वो वासुदेव, वो वासुदेव यानी कृष्ण का नाम है। वासुदेव किसका नाम है, कृष्ण का नाम है। तो वो वासुदेव यानी कृष्ण भगवान के उपासक थे। ठीक है दोस्तों, सातवाहन नरेशों ने प्राय वैदिक यानी कि वो कृष्ण यानी कृष्ण के उपासक थे, लेकिन और भी जो धर्म थे उसका वो सम्मान करते थे। कार्ले गुफाएं यानी कार्ले का चैत्य जिसे कार्ले गुफाएं कहते हैं, महाराष्ट्र के लोनवाला में, यानी जो कार्ले का चैत्य यानी कार्ले का जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के लोनवाला के पास स्थित हैं, जिसमें सातवाहनों ने अपने शासनकाल के दौरान योगदान दिया था। ठीक है दोस्तों, यानी कार्ले का जो चैत्य यानी कार्ले का जो गुफा है ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें जो योगदान देने वाले प्रमुख रूप से कौन है, वो सातवाहन शासकों के द्वारा इसका निर्माण या फिर इसका योगदान दिया गया था इसके निर्माण में। यहाँ पर महाराष्ट्र के पीतलखोरा गुफाओं से प्राप्त एक यक्ष की मूर्ति, ये भी आ सकता है। जो पीतलखोरा गुफाओं से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, तो पीतलखोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र की पीतलखोरा गुफाओं से एक यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई जिसे सातवाहन काल में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, हमें ये भी याद रखना है कि ये जो मूर्ति है इसका निर्माण कब कराया गया है, सातवाहन काल के निर्माण समय कराया गया है। और यहाँ पर जो ये मूर्ति है इसमें कन्नड़ दासेन हीरामन कारेन काट, जिसका अर्थ है कि कन्नड़ दास नामक स्वर्णकार द्वारा ये निर्मित ये मूर्ति है जो कन्नड़ दास के द्वारा कराया गया था। और ये महाराष्ट्र के पीतलखोरा गुफा में मिला था दोस्तों, और इसका जो निर्माण है वो सातवाहन काल में कराया गया था। खारवेल किस वंश के प्रतापी राजा थे, जो खारवेल थे, खारवेल क्या है, चेदी। ठीक है दोस्तों, चेदियों का आगमन यहाँ लिखा है कि चेदी, खारवेल इस वंश के एक प्रमुख राजा थे। किस वंश के दोस्तों, चेदी। चेदी तो यहाँ लिखा ही नहीं है, मौर्य पांड चोल चेदी, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दोस्तों। जो चेदी वंश था, चेदी वंश ये चेदी वंश यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। चेदी वंश के प्रमुख राजा थे कौन दोस्तों, खारवेल। और इन्हें क्या है, इन्हें भिक्षु राजा भी कहा जाता था, भिक्षु राजा भी इन्हें कहा जाता था। तो हमें याद रखना है कि जो खारवेल खारवेल क्या है, चेदी वंश के राजा थे, या फिर किस राजा को भिक्षु राजा के नाम से भी जाना जाता था, तो वो कौन थे, खारवेल। उदयगिरी यानी खारवेल नहीं, क्या है, जो राजा खारवेल थे उदयगिरी की एक प्रमुख गुफा में हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण है और ये ब्राह्मी लिपि में है। तो उदयगिरी यानी जो हाथी गुम्फा अभिलेख है दोस्तों, ये कहाँ से मिला है, उदयगिरी से मिला है जो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है।
और क्या है, यह अभिलेख राजा खारवेल के विजयी सैन्य अभियानों से लेकर जन कल्याण के बारे में लिखा गया है। तो खारवेल जो है जो राजा खारवेल हैं, इनके जो कुछ बातों का जो वर्णन है ये हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। या फिर इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है किस राजा से संबंधित है, तो क्या है, खारवेल से संबंधित है और ये उदयगिरी के एक गुफा में मिला हुआ है। खारवेल ने 100 प्रदेश से मुनियों एवं ऋषियों की परिषद की स्थापना का गौरवपूर्ण उल्लेख किया है। यानी जो खारवेल है इस तरह से आ सकता है कि किस राजा ने क्या है, मुनियों एवं ऋषियों की परिषद की स्थापना का गौरवपूर्ण उल्लेख किया है। तो किसने किया है दोस्तों, खारवेल ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, खारवेल हो जाएगा। संगम युग में संगम शब्द की उत्पत्ति डैश भाषा से हुई है। यानी जो संगम युग, संगम साहित्य, संगम युग पढ़ते हैं उसमें जो संगम शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो शब्द संस्कृत के संघ से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है समिति या फिर एकत्र होना। तो ये संस्कृत भाषा, यानी जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा के संघ, संस्कृत भाषा के संघ से जो है संगम शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है समिति या फिर एकत्र होना। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा के संघ शब्द से संगम की उत्पत्ति हुई है। निम्न में से किन राजाओं का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। ठीक है दोस्तों, यानी संगम साहित्य में किन राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो संगम साहित्य में 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये बहुत अच्छा ही प्रश्न है कि जो संगम साहित्य है इनमें 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है, इसमें चोल, चेर और पांड्य। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर उत्तर सभी हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, आगे हमने यहाँ एक स्लाइड शामिल किया दोस्तों। सिलप्पादिकारम पायल की कथा, जो सिलप्पादिकारम पायल की कथा है, इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो हमको बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि जो सिलप्पाकारम पायल की कथा है इसमें कर्डगी की कथा का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, कर्डगी, यहाँ पर आप देखेंगे कर्डगी, सिलप्पादिकारम जो पायल की कथा है इसमें कर्डगी जो है इनकी कथा का वर्णन किया गया है। राजा करिकाल ने जनहित के लिए अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की। इन परियोजनाओं से संबंध है कल्लनई या फिर ग्रैंड एनिकट। यानी जो ये परियोजना है, इस परियोजना का नाम रखना है और इस परियोजना की शुरुआत किसने किया, किसके द्वारा की गई, ये हमें याद रखना है। तो जो परियोजना का नाम है वो क्या है दोस्तों, कल्लनई या फिर ग्रैंड एनिकट। इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, राजा करिकाल। राजा करिकाल के द्वारा कल्लनई या फिर ग्रैंड एनिकट परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये जल संसाधन यानी जल से संबंधित योजनाएं थी दोस्तों। ठीक है, यानी जो कावेरी नदी था, कावेरी नदी के चारों तरफ इन्होंने इस योजना की शुरुआत की, जिससे वहां पर उपज काफी अच्छा हो गया। इसलिए इस क्षेत्र को दक्षिण का अन्न भंडार कहलाया गया। ठीक है दोस्तों, यानी जो राजा करिकाल थे इन्होंने कावेरी नदी के कुछ चारों तरफ क्या किया, कल्लनई या फिर ग्रैंड एनिकेट एक परियोजना चलाई, जिससे वहां के चारों तरफ की जो भूमि थी काफी उपजाऊ हो गई। इसलिए हम कहा क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को दक्षिण का अन्न भंडार कहा जाने लगा। किस वंश के शासकों को केरल पुत्र के नाम से जाना जाता है। यानी किस वंश के जो शासक हैं वो केरल पुत्र कहलाते हैं। तो चेरों को केरल पुत्र भी कहा जाता था, जो चेर हैं। ठीक है दोस्तों, जो चेर वंश है इनको क्या है, केरल पुत्र कहा जाता था। उन्होंने तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी भागों पर शासन किया। इनकी जो राजधानी थी वो थी वंजी। ठीक है दोस्तों, चेरों की जो राजधानी है इनका नाम है वंजी। उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंजी इनकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, तमिल साहित्य के विकास का प्रोत्साहन दिया तथा संगम कवियों को आश्रय प्रदान किया। यानी तमिल साहित्य के विकास के में इन्होंने योगदान दिया। जो संगम कवि थे उनको भी इन्होंने क्या किया था, आश्रय प्रदान किया था। और वो कौन थे, जो चेर थे, उनकी जो राजधानी थी वो थी वंजी। इन्हें ही केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। पांड्य वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, जो पांड्य वंश की राजधानी थी वो लिखा है यहाँ पे कि इसकी राजधानी वर्तमान मदुरै थी। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मदुरै हो जाएगा। ग्रीक लेखक मेगस्थनीज के द्वारा किस राजवंश का वर्णन समृद्ध एवं सुशासित राज्य के रूप में किया गया है। यानी जो मेगस्थनीज है उन्होंने किस राज्य को क्या कहा है, क्या समृद्ध एवं सुशासित राज्य के रूप में उसको वर्णित किया गया है। तो आप देखेंगे कि उदाहरण के लिए खारवेल ने उल्लेख किया है कि पांड्य ये यहाँ पे 2 बात है। एक तो इसके जो उल्लेख किया गया है वो क्या है, मेगस्थनीज के द्वारा किया गया है, और दूसरा जो है वो खारवेल, जो खारवेल राजा थे उन्होंने भी इसका वर्णन किया है।
ये जो साम्राज्य है दोस्तों, उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि खारवेल ने उल्लेख किया है कि उन्हें पांड्य राज्य में सैकड़ों मोती प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, यानी ये पांड्य राज्य की बात हो रही है। और साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर कि पांड्य वंश भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण नौसैनिक शक्ति भी थी। और यहाँ पे जो ग्रीक लेखक मेगस्थनीज मेगस्थनीज जिसने इंडिका की रचना की, इन्होंने क्या कहा, इस राज्य का उल्लेख एक समृद्ध एवं सुशासित राज्य के रूप में किया गया है। तो इसका जो वर्णन है खारवेल के द्वारा भी किया गया है और जो मेगस्थनीज है इनके द्वारा भी किया गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पांड्य हो जाएगा। ठीक है, यानी पांड्य यानी मेगस्थनीज द्वारा क्या है, इस राजवंश को समृद्ध और सुशासित कहा गया है। किसको, पांड्य, जो पांड्य वंश है इसको। पांड्य राज्य डैश के लिए प्रसिद्ध था। जो पांड्य राज्य था वो किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, तो जो पांड्य राज्य है वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जो खारवेल थे उन्होंने उल्लेख किया कि हमको जो पांड्य राज्य वहाँ पर क्या सैकड़ों मोती मिले थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोती, यानी जो पांड्य राज्य था वो मोती के लिए प्रसिद्ध था। हेलियोडोरस स्तंभ डैश राज्य में स्थित है। हेलियोडोरस स्तंभ, जो हेलियोडोरस स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है, विदिशा मध्य प्रदेश के पास हेलियोडोरस स्तंभ, यानी कि कहाँ पर है दोस्तों, विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो नाम है वो इंडो ग्रीक राजदूत के नाम पर पड़ा था। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अभिलेखों में वासुदेव की स्तुति, ये ठीक है दोस्तों, यहाँ जो लिखा है यहाँ पर, अभिलेखों में वासुदेव की स्तुति देवताओं के देवता के रूप में की गई है। इन जो ये सब अभिलेख हैं, इन अभिलेखों में जो वासुदेव हैं, वासुदेव को देवताओं के देवता के रूप में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन हमें यहाँ जो हमारा प्रश्न है हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश विदिशा में स्थित है। इंडो ग्रीक शासन डैश के आक्रमण के फलस्वरूप समाप्त हो गया। जो इंडो ग्रीक शासन था वो किसके आक्रमण के स्वरूप समाप्त हो गया था। आप देखेंगे यहाँ पर कि इंडो ग्रीक शासन इंडो सीथियन या शकों के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। किसके द्वारा दोस्तों, शकों के द्वारा, जिनको हम इंडो सीथियन बोले या फिर इन्हें शक बोले, इनके आक्रमण के फलस्वरूप जो क्या है इंडो ग्रीक का शासन था वो समाप्त हो गया। आपके विचार में कुछ इंडो ग्रीक सिक्कों पर वासुदेव कृष्ण या लक्ष्मी जैसे देवी देवताओं के चित्र अंकित होने का क्या अर्थ है। तो हमें हमारा यहाँ पर प्रश्न क्या होगा कि किन शासकों के जो सिक्के थे उस पर क्या है वासुदेव कृष्ण और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति थी, किन शासकों के सिक्कों पर उनके रित मिलती हैं। तो जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं दोस्तों, जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं इन पर वासुदेव कृष्ण या फिर लक्ष्मी जी की क्या है मूर्ति उकेरी हुई देखने को मिलती थी। तो ये प्रश्न हमें याद रखना है। यहाँ पर भी है दोस्तों, क्या देखेंगे, शकों ने आक्रमण किया था जिसके फलस्वरूप इंडो ग्रीक जो शासन थी समाप्त हो गई थी। तो शको या इंडो सीथियन, तो शक को हम इंडो सीथियन के नाम से भी जानते हैं, ये हो गया। इन्होंने उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर आक्रमण किया था। ठीक है, जो शक थे या फिर इंडो सीथियन थे, इन्होंने उत्तर पश्चिम भाग पर दोस्तों क्या किया, आक्रमण किया। यहाँ कई सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है। इंडो ग्रीक के पतन के पश्चात हुआ और ये कुषाणों के आगमन तक सत्ता में रहा। ठीक है दोस्तों, यानी इन्होंने जो आक्रमण किया था तो इंडो ग्रीक का पतन हुआ उस समय। हमें पीछे हमने प्रश्न पढ़ा है कि जब शकों का आक्रमण हो तो इंडो ग्रीक क्या हुए, इंडो ग्रीक की जो सत्ता थी वो समाप्त हो गई। इसके बाद इनकी यानी शकों की शुरुआत हो जाती है और ये कब तक चलती है, कुषाणों के आगमन तक, यानी कुषाणों के आगमन तक ये जो शक हैं मतलब बने रहते हैं। फिर इनके द्वारा एक शक संवत जारी किया गया है। मतलब जो शक हैं इनके द्वारा एक संवत जारी किया गया जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। एक पंचांग है। ठीक है दोस्तों, और यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे है। ठीक है दोस्तों, ये बात महत्वपूर्ण है कि जो शक संवत है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे एक जानकारी ऐड किया गया है कि जनवरी से मार्च को छोड़कर अगर सामान्य रूप से अगर हम देखें तो 78 साल का फर्क है, लेकिन अगर जनवरी से मार्च तक के अगर समय को अगर हम छोड़ दें तभी 79 यानी 79 साल पीछे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे 1957 में, यानी जो शक पंचांग है 1957 में भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी जो शक पंचांग है इसे 1957 में भारत में क्या है पंचांग के रूप में इसे स्वीकार किया गया। तो यहाँ ये सारे ही प्रश्न क्या है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से है ये शक संवत भारतीय जो पंचांग है इसमें शक संवत को अपनाया गया है। और इसको कब अपनाया गया है भारतीय संविधान में? 1957 के समय में। कुषाण मूलतः डैश के निवासी थे, यानी जो कुषाण थे वो कहाँ के निवासी थे? तो एक सीधा से आप देखेंगे कि कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्य एशिया हो जाएगा। दोस्तों हमारा यहाँ पर जो उद्देश्य है एनसीईआरटी को सॉल्व करने का, और हमने इसको जो चर्चा किया है, लेकिन हमारा जो सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें। हमें कुछ बेवजह की जो बातें हैं वहाँ पर नहीं करनी है दोस्तों, बस हमें जो मुख्य बात है हमें मुख्य बातों पर ही ध्यान देना है। इसलिए हम अपने जो हमारी क्लास होती है इसमें तेज़ी से पढ़ाते हैं ताकि कम समय में हमारे दोस्त क्या कर सकें? ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो जो मध्य एशिया है यानी कुषाण मूलतः कहाँ है? मध्य एशिया के निवासी थे। आगे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर एक सिर कटी जो मूर्ति मिलती है वो क्या है? सिर विहीन मूर्ति है, वो कनिष्क की मूर्ति है। और ये कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो जो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक है वो कनिष्क हैं, और कनिष्क ये क्या है? सिर विहीन मूर्ति भी मिली है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर महाराजा ये तो नहीं है, यहाँ पर बस इतना हमें याद रखना है। कनिष्क ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? जो कनिष्क थे, यहाँ लिखा है कि प्रदर्शित प्रथम सिक्के में कनिष्क को भाले के साथ राजाधिराज, ठीक है दोस्तों, ये जो उपाधियां ये भी पूछते हैं कि राजाधिराज, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, यानी किस शासक के द्वारा ये उपाधि अपनाया गया था? तो जो कनिष्क थे इन्होंने क्या है? राजाधिराज, कनिष्क जो है राजाधिराज की उपाधि मतलब अपने आप को इन्होंने दिया था। किस वंश के शासकों का रेशम मार्ग पर आधिपत्य स्थापित था? तो जो रेशम मार्ग पर आधिपत्य स्थापित था, कुषाणों ने रेशम मार्ग के महत्वपूर्ण भागों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। तो जो कुषाण वंश थे, कुषाण वंश के जो राजा थे ये बहुत ही प्रभावशाली थे, इन्होंने रेशम मार्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। गांधार शैली का विकास मुख्यतः किस प्रांत में हुआ है? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि गांधार कला शैली मुख्यतः पंजाब के पश्चिमी भाग में, ये भी हमें याद रखना है कि पंजाब में तो हुआ है लेकिन पंजाब के पश्चिमी भाग में, पंजाब के पश्चिमी भाग में गांधार शैली का विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है कि इन शिल्प को प्रायः स्लेटी काले शिष्ट पत्थर पर अत्यंत सूक्ष्म विवरण के द्वारा तराशा गया है। यानी इसमें किसका प्रयोग किया जाता था? तो स्लेटी काले पत्थर का, स्लेटी काले शिष्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। जो गांधार शैली है ये क्या है? पंजाब के पश्चिमी भाग में डेवलप हुआ है और इसमें स्लेटी काले शिष्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो हमें ये दोनों प्रश्न, दोनों ही बातें हमें याद रखनी है। मथुरा कला शैली में किस मूर्ति के निर्माण में किस यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया दोस्तों? तो जो मथुरा कला शैली है, मथुरा कला शैली में यानी जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी उसके निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था? जैसे अभी हम लोग देखें पीछे जो स्लेटी शिष्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, इसी तरह जो मथुरा शैली है इसमें लाल बलुआ पत्थर का, ठीक है दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किसमें हो जाता था? तो होता था, तो ये क्या है? मथुरा शैली में किया जाता था। और जो मथुरा जो कला शैली है ये मथुरा क्षेत्र में ही विकसित हुई थी और इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ये देखिए मथुरा शैली का एक लाल बलुआ पत्थर में देखें आप, ये जो मूर्ति है इसमें कुछ लाल कलर की, लाल लाल हमें दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर एक कुबेर कुबेर की जो प्रतिमा है, कुबेर की जो मूर्ति है, इसमें कुबेर की जो मूर्ति हमें प्राप्त हुई है ये मथुरा कला शैली में ही बनी है। अगला चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो दिल्ली में मेहरौली में एक जो आप स्तंभ के बारे में पढ़ते हो जिसमें आप अभी तक जंग नहीं लगी है, इसमें इसकी बात यहाँ पे की गई है, जो गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी जो ये जो मेहरौली दिल्ली के मेहरौली में है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में इसकी स्थापना की गई थी और यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो बातें हैं यहाँ पर कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण कराया गया और ये भगवान विष्णु जी को समर्पित था। दिल्ली में लौह स्थित लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण चंद्र नामक राजा का उल्लेख किसके है? तो अभी हम लोग पीछे पढ़ा है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है? इसकी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कहे या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहे, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के समय चंद्र नामक राजा का इस पर उल्लेख किया गया है और जो चंद्र का तात्पर्य यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य की बात यहाँ पर की गई है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य डैश के उपासक थे, यानी किसके उपासक थे? तो
चंद्रगुप्त, देखिए आप लिखा है यहाँ पर कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, वे गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासकों में एक थे और वे भगवान विष्णु के उपासक थे। ये भी कभी कभी प्रश्न में आता है कि किस वंश के राजा या फिर कौन राजा थे, वो किसके उपासक थे। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये क्या है, भगवान विष्णु के उपासक थे। तो उत्तर यहाँ पर विष्णु हो जाएगा। और इनके जो वाहन थे, इनके वाहन गरुड़ जो इनके अभिलेखों पर वर्णित है। यानी भगवान विष्णु का जो वाहन गरुड़ है वो किसके अभिलेखों पर मिलता है, तो जो गुप्त गुप्त राजा थे इनके अभिलेखों पे इनका गरुड़ जो है वाहन है, इनका उल्लेख हम मिलता है। यहाँ पर देखेंगे आप कि स्वर्ण मुद्रा, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पर बात किसकी गई दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम की बात की गई है, अपनी रानी कुमार देवी के साथ अंकित हैं। तो यहाँ पर मेरा लेने का उद्देश्य है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है उनकी रानी का क्या नाम था, तो इनकी रानी का जो नाम था दोस्तों कुमार देवी था। तो हमको यहाँ पर ये बात को ध्यान रखना है। प्रयागराज में स्थित प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त राजा की प्रशंसा की गई है। तो जो गुप्त राजा हैं जिनकी प्रयाग प्रशस्ति में प्रशंसा की गई है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता समुद्रगुप्त की उपलब्धि की प्रशंसा की गई है। तो ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो पिता थे कौन, समुद्रगुप्त, इसकी इनमें प्रशंसा की गई है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, इनके जो राजकवि हरिशेड़, राजकवि कौन थे, हरिशेड़, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, यानी जो प्रशस्ति है इनके जो राजकवि हरिशेड़ के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी रचना हरिशेड़ के द्वारा की गई है और इसमें जो वर्णन किया गया है ये समुद्रगुप्त का किया गया है। यहाँ पर देखेंगे सिक्के पर वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त क्या है, ये वीणा वीणा बजाने में काफी निपुण थे। साम्राज्य के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख डैश पुराण में मिलता है। यानी जो साम्राज्य थे, यानी बहुत जो अलग अलग साम्राज्य थे, इसका उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है, किस पुराण में मिलता है, तो विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो कुछ साम्राज्य हैं इसका उल्लेख हमें विष्णु पुराण में मिलता है। गुप्त वंश अनुगंगा यानी मध्य गंगा घाटी, प्रयाग वर्तमान प्रयागराज, साकेत अयोध्या को कहा गया। ठीक है दोस्तों, ये जो साम्राज्य इसकी बात करें, जो साकेत है ये अयोध्या को कहा गया है, जो मगध है वो वर्तमान बिहार आसपास के क्षेत्रों को बताया गया है। किसमें, विष्णु पुराण में। निम्न लिखित में से किस वंश के शासक गुप्त शासकों के सहयोगी थे। यानी जो गुप्त शासक थे उनके सहयोगी कौन थे, तो गुप्त शासकों के जो सहयोगी थे ये वाकाटक, यहाँ लिखा हुआ है कि वाकाटक गुप्त शासकों के सहयोगी थे। तो उत्तर हमारा यहाँ पर वाकाटक हो जाएगा। चीनी यात्री फा शिएन भारत की यात्रा पर किस वंश के दौरान आया था। यानी जो फाशियन यानी कि फाहियान, जिसे हम फाहियान कहते हैं, फासियन कब समय आया था, तो ये आया था दोस्तों गुप्त काल में। गुप्त काल में वो भी चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो चीनी यात्री फाहियान क्या हुआ था, ये भारत की यात्रा पर आया था। यहाँ क्या है, नए राजा नई उपाधियां, यानी कि अभिलेख और सिक्कों से गुप्त शासकों, यानी जो गुप्त शासक हैं, यानी जो उपाधियां धारण करने में सबसे आगे थे वो गुप्त शासक थे, जिन्होंने क्या है, महाराजा धीराज, सम्राट और चक्रवर्ती के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। यानी जो गुप्त शासक थे वो महाराजा धीराज, सम्राट और चक्रवर्ती जैसे उपाधियां धारण करते थे। इनका जो स्रोत है वो अभिलेख और सिक्कों पे हमको प्राप्त होता है। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, जो प्रभावती गुप्त थी वो किसकी पुत्री थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी कौन, प्रभावती गुप्त थी। और उनका जो विवाह है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो गुप्त साम्राज्य था इनके जो सहयोगी थे कौन थे, वाकाटक राज्य, यानी वाकाटक राजा थे। क्यों, क्योंकि जो गुप्त साम्राज्य के दक्षिण में स्थित पड़ोसी वाकाटक राज्य के राजकुमार से इनका शादी हुआ था। जो वाकाटक के राजकुमार थे इसी से क्या है, प्रभावती गुप्त की शादी हुई थी, इसलिए ये दोनों क्या थे, आपस में सहयोगी थे। और जो प्रभावती गुप्त के किनकी पुत्री थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ऐसे भी आ सकता है कि प्रभावती गुप्त के जो पिता का नाम क्या था, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर इनको जो प्रभावती देवी है, प्रभावती देवी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो इनको दो राजाओं की माँ, यानी दो राजाओं की माँ किसे कहा गया है, वो प्रभावती देवी को ही कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और भी यहाँ प्रभावती देवी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस प्रभावती गुप्त को भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित 7 मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है।
यानी भगवान विष्णु और उनके अवतारों से संबंधित जो महत्वपूर्ण मंदिर का निर्माण किया गया है, इसका श्रेय प्रभावती देवी को ही दिया जाता है। और प्रभावती देवी को दो राजाओं की माँ के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न है हमारा, वराह मिहिर किस वंश के समकालीन थे? अगर हम बात करें गुप्त वंश, उत्तर हमारा तो यहाँ तो गुप्त वंश हो जाएगा। इसमें साथ साथ और हम देखेंगे जो वराह मिहिर, आर्यभट्ट, जो आर्यभट्ट हैं, कालिदास हैं, ठीक है दोस्तों, कालिदास, वराह मिहिर, आर्यभट्ट, ये सभी क्या थे? ये गुप्त वंश के समय में ही थे। ठीक है, और देखेंगे आर्यभट्ट और वराह मिहिर ने गणित यानी खगोल को उल्लेख किया है दोस्तों। और यहाँ पर कालिदास है, यहाँ पर हम आप देखेंगे आर्यभट्ट हैं और वराह मिहिर हैं। ये सारे जो प्रमुख विद्वान हैं, ये क्या है? गुप्त वंश में ही, गुप्त शासन काल के समय ही, यानी गुप्त वंश के समकालीन ही थे। यहाँ पर सबको हम लोग शामिल किया है बारी बारी से। ठीक है दोस्तों, वराह मिहिर क्या है? ये गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे और ज्योतिष भी थे और उज्जैनी में रहते थे। ठीक है दोस्तों, उज्जैनी में रहते थे। उनकी जो रचना है, इनकी रचना वृहत संहिता है। तो वराह मिहिर क्या है? ये उज्जैनी में रहते थे और इनकी रचना का नाम वृहत संहिता है। आगे है कालिदास। कालिदास को जानते हैं आप, इनके बारे में पढ़ा हुआ है। इनकी एक रचना का यहाँ पर जिक्र की गई है, मेघदूतम। ठीक है दोस्तों, तो मेघदूतम की रचना कालिदास के द्वारा की गई है। आर्यभट्ट के बारे में यहाँ बात करें तो ये आधुनिक क्या है? प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कुसुमपुरा, जो कुसुमपुरा है वो आधुनिक पटना के पास स्थित है। कुसुमपुरा क्या है? आधुनिक पटना के पास स्थित है। वहां पर रहते थे कौन? आर्यभट्ट। और इनकी जो रचना है आर्यभट्टीय, आर्यभट्टी की रचना आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के आकार का उचित अनुमान और सूर्य व चंद्र ग्रहण की सटीक व्याख्या भी की थी। इन जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने पृथ्वी के आकार का उचित अनुमान लगाया था। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण की सटीक व्याख्या करने वाले कौन थे? वो आर्यभट्ट ही थे। इसे अनदेखा ना करें। ठीक है दोस्तों, चरक संहिता, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ गुप्त काल में संकलित और पूर्ण किए गए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है, इसका संकलन किस काल में किया गया है? तो इसका जो संकलन है वो गुप्त काल में ही किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर गुप्त काल हमें याद रखना है। सौंदर्य की खोज की, यहाँ पे क्या है? बुद्ध मूर्तियों के लिए विख्यात सारनाथ, यानी सारनाथ जो बुद्ध जी से संबंधित है, ये वाराणसी के निकट स्थित है। और विस्मयकारी अजंता गुफाएं, यानी जो सारनाथ में जो मूर्तियां बनाई गई हैं और अजंता गुफाएं वर्तमान महाराष्ट्र में सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश के उदयगिरी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये भी क्या है? ये भी गुप्त शासकों के दौरान ही की गई हैं। यानी कि गुप्त शासकों के समय बुद्ध जी की जो मूर्तियां सारनाथ में बहुत सारी बनी है, वो बुद्धकालीन है। और जो अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, वो भी क्या है? गुप्तकालीन है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हमें याद रखना है। इसे गुप्तकालीन कला भी कहा जाता है, कभी कभी इसे गुप्तकालीन कला के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश का पतन किसके आक्रमण के स्वरूप शिथिल हो गया? यानी कि किसके आक्रमण के बाद जो गुप्त वंश है, ये क्या हो गए? शिथिल हो गए, यानी इनका जो प्रभाव काफी कम हो गया। तो मध्य एशिया की क्रूर हूण जनजाति ने बार बार आक्रमण किए, जिससे उत्तर भारत पर गुप्त राजाओं का नियंत्रण शिथिल हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि कौन किसके आक्रमण के फलस्वरूप हुआ था? ये जो हूण थे, हूणों के आक्रमण के फलस्वरूप जो गुप्त वंश के साम्राज्य था, वो काफी क्या हुआ? कमजोर पड़ गया। जो ये हूण थे, ये कहाँ के थे? ये मध्य एशिया के निवासी हैं। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हूण हो जाएगा। और ये मध्य एशिया के निवासी हैं, ये भी हमें याद रखना है। गुप्त वंश के समकालीन दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरे। गुप्त वंश के समकालीन, यानी गुप्त वंश, यानी जब उत्तर भारत में गुप्त वंश फल फूल रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में कौन सा राज्य क्या हुआ? विकसित हो रहा था, यानी पल्लवित हो रहा था। तो आप देखेंगे कि उसी समय दक्षिण में पल्लव एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरा, जो पल्लव वंश है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर भारत में जब गुप्त वंश था, इसी के समकालीन कौन था? और इसी के समकालीन जो था वो कौन था? पल्लव वंश था। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दक्षिण में पल्लव वंश फल फूल रहा था। यहाँ पर पल्लव के बारे में देखेंगे आप, पल्लव से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम वर्तमान तमिलनाडु थी। ठीक है दोस्तों, जो पल्लव थे यानी पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे जो प्राय 1000 मंदिरों के नगर के रूप में जानी जाती है। तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम हुई और इसे 1000 मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। तो प्रश्न में आ सकता है कि 1000 मंदिरों का नगर किसे किसे या फिर किसको कहा जाता है? तो कांचीपुरम को कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, दक्षिण की शिक्षा के प्रमुख केंद्र में। फिर यहाँ पे सातवाहन काल के दौरान स्थापित घटिकाओं ने शिक्षा और बौद्धिक विकास के लिए एक वातावरण का निर्माण किया। तो सातवाहन काल के दौरान जो घटिकाओं, घटिकाओं का यहाँ तात्पर्य है शिक्षा के केंद्र, तो ऐसे भी आ सकता है कि जो शिक्षा के केंद्र या फिर घटिकाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो वो सातवाहन के शासनकाल में हुआ। और जो कांचीपुरम है वो पल्लव की राजधानी है, जिसे 1000 मंदिरों का नगर कहा गया है। आगे है पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्मन राजवंश द्वारा शासित कामरूप। तो बात यहाँ पे किसकी हम कर रहे हैं, पूर्वोत्तर, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है यहाँ पे वर्मन राजवंश की स्थापना है। और इसका वर्मन राजवंश द्वारा शासित कामरूप साम्राज्य, ठीक है दोस्तों। तो कामरूप साम्राज्य का संबंध कहाँ पे है, पूर्वोत्तर भारत से है। और यहाँ पर वर्मन राजवंश, कौन सा राजवंश है दोस्तों, वर्मन राजवंश कहाँ है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। ब्रह्मपुत्र घाटी में व्यापक रूप से क्या हुआ था, फैला हुआ था। फिर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी का एक प्राचीन नाम प्राग ज्योतिष था। यानी असम में जो ब्रह्मपुत्र घाटी थी, हम लोगों ने इसको पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो प्राग ज्योतिष था, प्राग ज्योतिष का उल्लेख किसके लिए किया गया है, तो प्राग ज्योतिष का जो उल्लेख है वो असम के आसपास के लिए किया गया है। तो हम लोगों ने इसको पिछले क्लास में पढ़ा भी था। तो यहाँ पर प्राग ज्योतिष है, ये असम की ब्रह्मपुत्र घाटी का एक प्राचीन नाम था, ठीक है, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो प्राग ज्योतिष है वो आधुनिक समय, आधुनिक असम, असम का भाग था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्राग ज्योतिष नाम याद रखना है। और पूर्वोत्तर में जो राजा थे वो वर्मन राजवंश से संबंधित है, और कामरूप साम्राज्य यहाँ पर फल फूल रहा था या फिर वहाँ पर स्थापित था। यहाँ पर है दशावतार मंदिर देवगढ़। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये भी क्या है दोस्तों, गुप्त कालीन है। ठीक है दोस्तों, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये गुप्त कालीन है। यहाँ पर अजंता की गुफाएं, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जो अजंता की गुफाएं हैं ये क्या है, ये भी गुप्तकालीन है दोस्तों। वाकाटक, यानी कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये भी कि जो गुप्त गुप्त के जो क्या है सहयोगी थे वो वाकाटक थे। यानी गुप्त और वाकाटक इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया है, इसका निर्माण कराया है। यहाँ पर उदयगिरी की गुफाएं और सांची के पास गुप्तकालीन मंदिर, यानी उदयगिरी की गुफाएं, ठीक है दोस्तों, जो उदयगिरी की गुफाएं हैं और गुप्तकालीन जो मंदिर हैं दोनों ही मध्य प्रदेश में स्थित है। तो उदयगिरी गुफाएं और क्या है, सांची के पास गुप्तकालीन मंदिर यानी गुप्त काल से संबंधित हैं, और ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो उत्तर हमारा, उत्तर अगर देखें तो मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है ये भी। और इनका निर्माण क्या है, गुप्त काल में ही कराया गया है। निम्न में से किन राजवंशों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। यानी जो प्रयाग प्रशस्ति हम लोगों ने पढ़ा है समुद्रगुप्त का, जिसकी रचना हरिश्चंद्र के द्वारा की गई है, इसमें किन किन राजाओं का भी उल्लेख देखने को मिलता है, तो पल्लव और कामरूप, अभी जो हम पीछे हम लोग पढ़े दोस्तों, जो कामरूप है पूर्वोत्तर के जो राजवंश थे, तो पल्लव और कामरूप दोनों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो प्रयाग प्रशस्ति में किन किन राजवंशों का उल्लेख मिलता है, जो पल्लव है और क्या कौन है, कामरूप, इन दोनों का उल्लेख हमें क्या है, प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। आगे चैप्टर हमारा ये सिखों, अब यहाँ पे एक, अभी तो हम लोग जो इतिहास से संबंधित प्रश्न था उसका अध्ययन किए हैं। यहाँ पर संस्कृति यानी संस्कृति से संबंधित भी चैप्टर था, इसको हमने भी इसी इतिहास में शामिल कर लिया है। सिखों का पावन तीर्थ अकाल तख्त कहाँ पर स्थित है, जो अकाल तख्त है वो कहाँ पर स्थित है, तो जो सिख तख्त होते हैं जो सिख धर्म से संबंधित इनके पवित्र स्थान होते हैं दोस्तों। तो तख्त श्री पटना साहिब कहाँ पे है, पटना में है। अकाल तख्त कहाँ है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। जो स्वर्ण मंदिर है उसे अकाल तख्त के नाम से जाना जाता है, जो अमृतसर पंजाब में स्थित है। और तख्त श्री केशगढ़ साहिब ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आनंदपुर में स्थित है। तो हमको इसको हमें याद रखना है कि जो केशगढ़ साहिब है वो आनंदपुर में स्थित है, और अकाल तख्त कहाँ स्थित है, तो ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। उत्तर यहाँ पर पंजाब हो जाएगा। जैन धर्म से संबंधित शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, शत्रुंजय पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। और या फिर ऐसे प्रश्न आ सकता है कि जो शत्रुंजय पहाड़ी है इसका संबंध किस धर्म से है, तो इसका संबंध जो है जैन धर्म से संबंधित है। आप देखेंगे यहाँ पे माउंट आबू में भी क्या है, जैन धर्म से संबंधित बहुत ही अच्छे मंदिरों का निर्माण किया गया है। गिरनार और सौराष्ट्र गुजरात की शत्रुंजय पहाड़ी में इनमें सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे गुजरात की जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र कहाँ, गुजरात का ही भाग है, तो सौराष्ट्र की शत्रुंजय पहाड़ी इसमें सम्मिलित है। तो ये क्या हो जाएगा उत्तर,
गुजरात हो जा रहा है, गुजरात के सौराष्ट्र वाले भाग में शत्रुंजय पहाड़ी क्या है, स्थित है, जो जैन धर्म से संबंधित है। सबरीमाला मंदिर भारत के डैश राज्य में स्थित है, हम लोग इसको जानते हैं कि जो सबरीमाला स्थित है, और ये क्या है, केरल में स्थित अयप्पा देवता को समर्पित, यानी किसको समर्पित है, अयप्पा भगवान जो है इनको समर्पित है। और ये सबरीमाला जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। यहाँ पर और भी देखेंगे प्रश्नों को हम। महाराष्ट्र में 800 वर्ष पुरानी परंपरा पंढरपुर वारी परंपरा, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या बना दोस्तों, जो पंढरपुर वारी परंपरा ये कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की है। पंढरपुर वारी परंपरा का संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। यहाँ पर प्रसिद्ध विठोबा मंदिर की यात्रा किया जाता है, यानी जो पंढरपुर यात्रा है ये महाराष्ट्र में प्रचलित है, और यहाँ पर किसका, प्रसिद्ध विठोबा मंदिर की यात्रा की जाती है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कर्नाटक का बेलूर मंदिर, यहाँ पर एक हमें मूर्ति मिली है वराह अवतार की, ये मिली कहाँ से हमको, बेलूर मंदिर से मिली है। हमको याद रखना है कि जो बेलूर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वो कर्नाटक में स्थित है। नियर नियम डोंगर पहाड़ी का संबंध किस जनजाति से, नियम डोंगर पहाड़ी, जो नियम डोंगर पहाड़ी है इसका संबंध किस जनजाति से है, तो डोंगरिया खोंड जनजाति। क्या याद रखना हम दोस्तों, जो खोंड जनजाति है, डोंगरिया खोंड जनजाति के लिए झारखंड की, दूसरा हमको ये भी याद रखना है कि झारखंड की नीलमगिरी श्रृंखला, तो जो नीलमगिरी पहाड़ी यानी जो नीलमगिरी श्रृंखला है ये कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। इसका संबंध किससे है, ये डोंगरिया खोंड जनजाति से है। नियम डोंगर पहाड़ी पावन है, यानी कि झारखंड में जो नीलमगिरी श्रृंखला है इसी में स्थित क्या है, नियम डोंगर पहाड़ी है, जो डोंगरिया खोंड जनजाति के लिए पवित्र माना जाता है। ये इन्हें, इस पहाड़ी को सर्वोच्च देवता नियम राजा का निवास स्थान मानते हैं। किसके द्वारा दोस्तों, जो डोंगरिया खोंड जनजाति है झारखंड के नियमगिरी श्रृंखला में नियम डोंगर पहाड़ी इनकी जो है क्या है, एक पवित्र पवित्र स्थान है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, हम लोगों ने इसको पिछले क्लास में पढ़ा है। जो टोडा जनजाति है वो तमिलनाडु के नीलगिरी श्रृंखला यानी नीलगिरी पर्वत में निवास करती है। नदी स्तुति सूक्त का वर्णन किस वेद में किया गया है, नदी स्तुति सूक्त यानी नदी की स्तुति, जो नदी की, नदी यहाँ पर उल्टा हो गया है, नदी की स्तुति यहाँ पर किस वेद में किया गया है दोस्तों, तो नदी की जो स्तुति है ऋग्वेद का नदी स्तुति सूक्त, यानी नदी के जो सूक्त यानी नदी से संबंधित जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। नदियों की प्रशंसा एवं स्तुति के लिए समर्पित है, जो प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिम की 19 प्रमुख नदियों का आह्वान करता है। तो हमें ये भी याद रखना है कि जो नदी की प्रशंसा किस में की गई है, ऋग्वेद में की गई है, और नदियों की संख्या यहाँ पर किसी है, यानी 19 नदियों की इसमें बात की गई है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा, और इसमें 19 नदियों की चर्चा की गई है। कुंभ मेला को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है, दोस्तों इसका प्रश्न आप खुद ढूंढेंगे। जो कुंभ मेला है यहाँ पर हम देखेंगे कुंभ मेले का आयोजन किया गया, यानी प्रयागराज में होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया गया है, और 3 नदी गंगा यमुना संगम, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर इसका आयोजन किया जाता है। इसे यूनेस्को ने क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, यूनेस्को इसे क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसको शामिल किया गया। और किस वर्ष किया गया है, ये प्रश्न आपके लिए है। लगभग 66 करोड़ लोग 2025 के कुंभ, जो 2025 का भी अभी अभी जस्ट फरवरी मार्च में जो कुंभ हुआ है जनवरी में दोस्तों, इसमें 66 करोड़ लोगों ने क्या किया है, स्नान किया है। तो यहाँ पर इन बातों को हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमको ये जरूर हमको प्रश्न देख लेना है कि इसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी जो आज का एक समाचार है इसमें हम लोगों ने आज देखा है कि जो दीपावली है, जो दिवाली है, इसे भी क्या है दोस्तों, यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर लिया है। कुंभ मेला, ठीक है दोस्तों, कुंभ मेला अमृत मंथन के आख्यान से आरंभ होता है। जो कुंभ, ये थोड़ी हमारी संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, हम इसलिए हम इसकी चर्चा थोड़ा कर दे रहे हैं। तो जो कुंभ मेला है वो अमृत मंथन से शुरुआत होता है। और जो कुंभ मेला है दोस्तों कहाँ पर, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में क्या है, मनाया जाता है, या फिर ये मेला यहाँ पर लगाए जाते हैं 4 स्थानों पर। फाइकस फाइकस रिलीजियासा, फाइकस रिलीजियासा किस वृक्ष का वानस्पतिक नाम है, तो आप देखेंगे जिसे बोधि वृक्ष या संस्कृत में अस्वस्थ, अच्छा जो पीपल वृक्ष है दोस्तों, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, इसे संस्कृत में अश्वत्थ
अश्वत्थ, संस्कृत में इसे अश्वत्थ कहते हैं। ये सभी के लिए, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, सभी के लिए बहुत ही पवित्र ये वृक्ष माना जाता है। लैटिन में इसका जो वास्तविक नाम है वो फाइकस रिलीजियासा है। ठीक है दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ है पावन वट वृक्ष। ठीक, इसका नाम है ये जो नाम है फाइकस रिलीजियासा, ये पीपल वृक्ष का नाम है। संस्कृत में इसे अश्वत्थ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो कक्षा 7 की जो हिस्ट्री की अभी हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री, ये पूरी तरह से हमारी कंप्लीट हो गई और इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो दोस्तों, अब जो हमारी अगली कक्षा होगी वो राजनीति वाली जो होगी उससे संबंधित होगी, यानी कि जो सिविक्स की होगी उसकी होगी। तो आप हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।